इस आग का भयानक रूप देखकर हमारे छोटे एमसी को तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ये फैलती हुई आग ही है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। वो बहुत ही घबराहट और जल्दबाजी में सबको चेतावनी देता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके इस आग से दूर भागो, क्योंकि यार वो कोई आम लकड़ी जलने वाली आग नहीं है, वो तो सच में रैंक 3 के वुड योकाई हैं और ये खूंखार जीव पहले से ही उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिना एक पल सोचे वो भयानक जीव अपनी खतरनाक बेलों और आग का इस्तेमाल करके सीधा हमला कर देता है। इस जोरदार अटैक को देखकर वो अपना ब्लॉन्ड बालों वाला लुका सोचने लगता है कि क्या इस एमसी को पहले से ही इन योकाई के बारे में पता था, और अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि ये बच्चा बहुत ही तेज है, इसके पास तगड़ी इन्फॉर्मेशन है और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन लुका भाई साहब की दिक्कत ये है कि उसके लिए किसी और का पोटेंशियल एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये बच्चा उसकी जगह ना छीन ले। उसका तो ईगो ही हर्ट हो गया है यार। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि इस कमीने एमसी ने जानबूझकर ये सब नाटक किया है ताकि वो उसका सेवियर बोनस चुरा सके। क्या इंसान है भाई, यहाँ जान पर बनी है और इसे अपने बोनस की पड़ी है। तभी सिस्टम की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि एक नया आइटम जनरेट हो रहा है, जिसे सुनकर उस ब्लॉन्डी को याद आता है कि हर डंजन में सिर्फ एक ही सेवियर हो सकता है। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं, उसने तो अपने मन में पहले ही ठान लिया है कि वो कुछ भी करके इस एमसी को यहाँ आने के लिए ऐसा पछतावा करवाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। यही सब खुराफात दिमाग में लिए लुका पूरी टीम को एक तगड़े काउंटर अटैक के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। लेकिन भाई साहब, इससे पहले कि वो अपनी इस महान प्लानिंग का एक भी हिस्सा पूरा कर पाता, वो ब्लॉन्डी हवा में किसी फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। मिकी उसे बचाने के लिए जोर से चिल्लाकर वार्निंग देने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बहुत ही भयानक धमाका ठीक उसी जगह पर होता है जहां वो अभी खड़ा था। बेचारे का सारा स्वैग एक ही झटके में धुआं हो गया। ये बुरी हालत देखकर मिकी को तुरंत समझ आ जाता है कि अब वो इस लुका और उसके साथियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। सबसे बुरी बात तो ये है कि मिकी खुद भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो रही है, इसलिए अब यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो ये कि एमसी किसी तरह सबको वहां से सुरक्षित बाहर निकाल ले। वो उस बच्चे को कसकर पकड़ती है और बहुत ही इमोशनल होकर पूछती है कि क्या उसे सारा प्लान समझ आ गया है। हमारा बेचारा एमसी, जो उसकी टाइट पकड़ से थोड़ा पिचक सा गया था, किसी तरह हामी भरता है कि हाँ, उसे सब समझ आ गया। इसी बीच हमारे छोटे एमसी के दिमाग में ये बात खटक रही है कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि श्राप का असर कम होने के बाद भी ये लकड़ी वाले मॉन्स्टर्स इवॉल्व होना क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। वो लगातार और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो लड़की खुद को तैयार करती है और अपनी बची खुची सारी एनर्जी अपने उस प्रोटेक्शन मैजिक में झोंक देती है। लेकिन तभी उन आग की लपटों के बीच से कुछ बहुत ही खौफनाक बाहर निकलने लगता है। वो वही कमबख्त मॉन्स्टर्स थे जो अब सीधा उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मिकी तुरंत एमसी को एक तरफ फेंकती है और चिल्लाकर हिमेगाजिन को भागने के लिए कहती है। जमीन पर पड़ा हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि भाई, अब भागने को बोलने का क्या फायदा, मैं तो पहले से ही फर्श पर पड़ा हूं और कितना नीचे गिरूं। लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू होती है जब वो अपनी साइड में देखता है। वहां सुजुको अपने होंठों पर जीभ फेर रही होती है और बहुत ही खूंखार तरीके से ऐलान करती है कि अब वो अपनी ये भूख और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती और यहाँ जो कुछ भी है वो सबको निगल जाएगी। मैडम को ऐसी भूख लगी है कि अब वो कुछ भी खा जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपनी इस दावत को शुरू करने के लिए उसे अपना वो छलावरण हटाना ही पड़ेगा। और यार, सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारे छोटे एमसी को बीच बचाव करने या उसे रोकने का एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला। उस बंदी ने सीधा अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लिया है मेरे दोस्त, और अब उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। वो छोटी सी साइको बिल्कुल बेकाबू होकर अपनी पूरी ताकत के साथ उन आग वाले जीवों पर टूट पड़ती है। दूर से ये सब देखकर मिकी पूरी तरह सदमे में आ जाती है और उस जीव को पहचान कर हैरान होती है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जो पहले दिखा था। और यार, बात यहीं खत्म नहीं होती। वो चीज सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। भले ही वो जीव पूरी तरह से आग से बना है और धू धू करके जल रहा है, लेकिन सुजुको उसे सीधा हाथ से पकड़ती है मेरे दोस्त, और बिना कुछ सोचे समझे उसे सीधा अपने मुंह में ठूंस लेती है। भाई, उसने तो लिटरली उसका तंदूरी मॉन्स्टर कबाब बना दिया। हमारे एमसी को ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि यहाँ उसकी जान खतरे में है और इस मैडम को अभी भी सिर्फ अपने खाने की पड़ी है। और सबसे खराब बात तो ये है कि अब जब सुजुको सबके सामने आ गई है और दिखने लगी है, तो वो श्राप फिर से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसी बीच सिस्टम एमसी को उसकी खुद की एबिलिटी याद दिलाता है। वो दिन में 4 बार 20 मिनट के लिए किसी भी मॉन्स्टर की एक रैंडम स्किल को कॉपी कर सकता है, और ऐसा लगता है कि चूंकि वो गार्जियन है
तो ये उन खास स्किल्स में से एक है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने क्रिएचर के साथ सिंक कर सकता है। अब एमसी के दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आता है कि क्या फ्यूचर में बाकी मॉन्स्टर्स भी उसे डैडी कहकर बुलाएंगे। भाई क्या ही ख्याल आ रहे हैं इसे इस खतरनाक टाइम पर। फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि ये वाला पूरा सिस्टम सिर्फ बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ ही काम करता है। और ठीक इसी पल हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो सुजुको जैसे एक बॉस को कंट्रोल कर सकता है तो शायद वो इस ब्लैक फॉरेस्ट के असली बॉस को भी कंट्रोल कर सकता है और इस भयानक श्राप को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे वो बुरी तरह डर कर उछल पड़ता है। पर शुक्र है कि वो सिर्फ मिकी थी जो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि यही उनका भागने का सबसे बड़ा मौका है और उसे तुरंत यहाँ से दौड़ लगानी चाहिए। लेकिन एमसी उसके इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ जाता है और कहता है कि वो इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर यहाँ से भागने के बजाय उस असली बॉस को ढूंढने जाएगा। भले ही उसे पता है कि ये बहुत ही रिस्की दांव है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले उस लुका को ढूंढना होगा क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उस ब्लॉन्ड कमीने को पक्का पता है कि इस जंगल का असली बड़ा बॉस कहाँ छिपा है। वो मिकी को बहुत ही इमोशनली समझाता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स इसी तरह इवॉल्व होते रहे तो बहुत जल्द वो लोग इनके सामने टिक नहीं पाएंगे और उनके बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसलिए उन्हें हर हाल में लुका को ढूंढना ही होगा। उसकी ये सीरियस बातें सुनकर मिकी भी कन्विंस हो जाती है और बिना एक पल गंवाए उस बच्चे को जोर से पकड़ती है और पागलों की तरह वहां से दौड़ लगा देती है। भागते भागते वो बस इतना ही कहती है कि भाई अगर पीछे नहीं छूटना है तो मुझे कसकर पकड़े रहना। अब इन दोनों को यहीं भागता हुआ छोड़ देते हैं और कहानी हमें शहर के जमीन के नीचे मौजूद एकदम डरावने और वीरान खंडहरों में ले जाती है जहां अंधेरे में हमें एक बहुत ही अजीब और खौफनाक सा क्रिएचर दिखाई देता है। ये रहस्यमयी मॉन्स्टर धीरे धीरे बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज में एक शब्द फुसफुसाता है, डैडी। अपने चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और खौफनाक स्माइल लिए वो क्रिएचर खुशी मनाने लगता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया जिसकी उसे इतने वक्त से तलाश थी। भाई साहब लगता है हमारे एमसी की ये डैडी वाली प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इसी बीच थोड़ा आगे की तरफ हम देखते हैं कि उस कमीने लूका के दिमाग में भी बिल्कुल वही आइडिया चल रहा था जो हमारे एमसी ने सोचा था। मतलब ऊपर जो तबाही मच रही है उस डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा उठाओ और सीधे असली बॉस के पास पहुंच जाओ। उसका मास्टर प्लान बहुत ही सिंपल और घटिया था कि जब ऊपर बाकी सारे लोग मॉन्स्टर्स के हाथों कट मर रहे होंगे वो चुपके से बड़े बॉस के पास खिसक लेगा और सारा क्रेडिट लेकर डंजन को क्लियर कर देगा। आखिरकार उस लालची और स्वार्थी इंसान को उस छोटे से लड़के या अपनी खुद की टीम की जान से ज्यादा उस क्लियरेंस बोनस की पड़ी थी। पर मेरे दोस्त बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है और उसका ये स्मार्ट प्लान तब मिट्टी में मिल जाता है जब अचानक से उसकी टीम के सारे मेंबर्स के कानों में एक बहुत ही भयंकर और ना बर्दाश्त होने वाला दर्द शुरू हो जाता है। लूका पूरी तरह से कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथियों को क्या हो गया है। मैं तुम्हारा सस्पेंस खराब नहीं करना चाहता पर उन सभी की आंखें अचानक से हरे रंग में बहुत तेज चमकने लगी थीं और अब तुम लोग इतने स्मार्ट तो हो ही कि समझ सको कि यहाँ क्या हुआ है। हाँ मेरे भाई वो सब के सब पजेस्ट हो चुके थे और डंजन की किसी खौफनाक आत्मा ने उस पूरी की पूरी टीम के शरीर और दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया था। लूका शांत रहने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि उसे जल्द से जल्द वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकलना है। लेकिन जैसे ही वो अपने सिस्टम में बॉस को हराने वाले उस भारी भरकम बोनस को देखता है तो लालच उसके सिर पर सवार हो जाता है। उसे लगता है कि सिस्टम के हिसाब से डिफिकल्टी बस थोड़ी सी ही तो बड़ी है, इसलिए रिस्क लेकर आगे बढ़ना ही फायदे का सौदा है। पर तभी उसकी टीम का एक मेंबर जो पहले ही पजेस्ड हो चुका था उस पर जोर से चिल्लाता है और लूका की सरेआम बेइज्जती करते हुए उसे ताना मारता है कि ओए लूजर, तू एक मामूली से वुड योकाई को तो संभाल नहीं पाया, अब तू बॉस को कैसे हराएगा। ओहो भाई साहब, ये कमेंट सुनकर तो लूका के अंदर का पूरा ईगो हर्ट हो गया और वो सच में गुस्से से पागल हो जाता है। एक मामूली सा लेवल ई का नोबडी इंसान उससे ऐसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और इस सरेआम हुई बेइज्जती का जवाब देना लूका के लिए बहुत ही सिंपल था। उसने बिना एक भी पल सोचे अपनी वो धारदार तलवार उस बेचारे लड़के के शरीर के आर पार कर दी और बस उसी पल वो बहस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।
तुरंत ही उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसे बताती है कि इस शिकार के लिए उसे 1000 पॉइंट्स का बोनस और 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। पर यहाँ सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सिस्टम उन इंसानों को एनपीसी कहकर बुला रहा था। एक ही पल बाद एक और स्क्रीन सामने आती है जो उसे बताती है कि वो एक लेवल ई का जॉब कार्ड हासिल कर सकता है और क्या वो ये नया कार्ड लेना चाहेगा। ये भयानक खूनी खेल देखकर टीम के बाकी मेंबर्स पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं और चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर लूका ने अभी अभी ये क्या पागलपन किया है। पर वो ब्लॉन्डी अब किसी की नहीं सुन रहा था और उसके दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि एक योकाई को मारने पर जो बोनस मिलता था वो तो एकदम बकवास और चिल्लर था, पर एक एनपीसी को खत्म करने पर उसे पूरे 1000 पॉइंट्स मिल रहे थे, क्योंकि उसे अंदर से पता था कि वो बॉस को हराने के लिए अभी इतना ताकतवर नहीं है। तो उसने पॉइंट्स कमाने का एक दूसरा और बहुत ही घटिया शॉर्टकट ढूंढ लिया था। अब उसका प्लान बहुत ही सिंपल और खौफनाक था। वो अपनी ही पूरी टीम को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला था। जब ये सारा खूनी खेल चल रहा था, हमारा एमसी और मिकी आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई है। पर जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उनका सामना एक पूरी तरह से पागल हो चुके ब्लॉन्डी से होता है जो अपने ही पुराने साथियों की लाशों के बीच खून से सना हुआ खड़ा था। ये भयानक नजारा देखकर मिकी तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, जिसका इरादा उस पागल इंसान को रोकना और शायद अगर कोई बच गया हो तो उसकी जान बचाना था। अपनी खून से सनी तलवार हाथ में लिए वो ब्लॉन्डी मिकी की तरफ मुड़ता है और एक बहुत ही अजीब और साइको वाली स्माइल के साथ कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पहुंच ही गई। पूरी तरह से शॉक्ड और गुस्से में भरी हुई वो लड़की चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो लूका। अपने चेहरे पर एक पूरी तरह से क्रेजी लुक लिए लूका कहता है कि तुम सब कुछ गलत समझ रही हो मिकी। गुस्से से आग बबूला होकर वो लड़की उसे उसका वो डंजन को साथ मिलकर क्लियर करने वाला झूठा वादा याद दिलाती है और पूछती है कि ये कैसा भद्दा मजाक है कि तुम अपनी ही पार्टी के लोगों पर हमला कर रहे हो। एक नंबर के प्रोफेशनल झूठे और मक्कार इंसान की तरह लूका पूरी कहानी ही पलट देता है और कहता है कि पागल मैं नहीं बल्कि ये लोग हो गए थे। और फिर वो इतनी बड़ी बेशर्मी के साथ मिकी से पूछता है कि क्या उसे हवा में अजीब सी फूलों की महक आ रही है। उसकी ये बेतुकी और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज होकर बेचारी मिकी पूछती है कि भाई एक बात बता, इस खौफनाक खूनी खेल और इन लाशों के बीच उन कमबख्त फूलों की महक का आखिर क्या लेना देना है। तब वो झूठा ब्लॉन्डी अपनी मनगढ़ंत और घटिया कहानी सुनाते हुए कहता है कि जो भी इंसान इस महक को सांस के साथ अपने अंदर लेता है वो सीधा इस डंजन के बॉस का गुलाम बन जाता है और बस इसीलिए उसे अपनी ही टीम के लोगों को मारना पड़ा। फुल ऑन नौटंकी करते हुए वो अपनी तलवार उठाता है और अपनी इस ओवर एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही ड्रामेटिक टोन में कहता है कि अब वो भी उस बॉस का गुलाम बनने वाला है, इसलिए अब मिकी को अपने हाथों से उसे मारना होगा। बेचारी मासूम मिकी उसके इस झूठे ड्रामे में पूरी तरह से फंस जाती है और गहरे सदमे में सोचती है कि आखिर हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हो गए। वो रोते हुए बहुत ही इमोशनल होकर पूछती है कि क्या सच में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो दोनों मिलकर उस बॉस को हरा सके। एकदम कोल्ड और पत्थर दिल इंसान की तरह लूका कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर मिकी जिद करती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक बीटा टेस्टर था और वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है। अपने चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और कमीनी स्माइल लाते हुए वो लूका कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगी तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। घबराई हुई मिकी तुरंत पूछती है कि वो तरीका क्या है और कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। एक नंबर के साइको और खूंखार विलेन की तरह वो अपना असली और खौफनाक तरीका बताता है। और सबसे बुरी बात तो ये है यार कि बिना 1% भी दया दिखाए वो जालिम अपनी तलवार सीधा उस बेचारी लड़की के पेट के आर पार कर देता है। मतलब इस बंदे में इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है। और इस धोखे की हद तो तब पार हो जाती है जब वो उसे बहुत ही बेरहमी से जमीन पर पटक देता है। एक बहुत ही घटिया और घमंड से भरे लुक के साथ वो कमीना उसके पास आता है और कहता है कि वो सिर्फ एक मामूली सी एनपीसी है और उसे इस कहानी के मेन हीरो को एडवाइस देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भाई साहब, इस लड़के को तो सच में बहुत ही तगड़े वाला प्रोटैगनिस्ट सिंड्रोम हो रखा है, खुद को ही दुनिया का सेंटर समझ बैठा है। अपनी तलवार को उसके शरीर में और भी ज्यादा अंदर धकेलते हुए वो कहता है कि उसे मिकी से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी और उसने उस लड़की की जान सिर्फ और सिर्फ एक हाई लेवल का जॉब कार्ड हासिल करने के लिए बचाई थी। पर चलो कोई बात नहीं, अभी भी एक आखिरी रोल बाकी है। बिना एक भी पल सोचे वो लालची जालिम एक जॉब कार्ड बाहर निकालता है और सिस्टम उससे पूछता है
कि क्या वो जबरदस्ती किसी दूसरे इंसान का कार्ड चुराना चाहता है। इसका जवाब तो जाहिरा तौर पर हाँ ही था। मिकी के शरीर से एक नीले रंग की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो बेचारी लड़की दर्द के मारे बुरी तरह चीखने और तड़पने लगती है। उस लड़की के शरीर से एक सुनहरे रंग का कार्ड बाहर निकलते हुए देखकर वो साइको लूका खुशी से पागल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये तो एक बहुत ही कमाल का और रेयर लेवल एस जॉब कार्ड है। ठीक उसी पल पीछे से कोई मिकी का नाम पुकारता है और उसे थोड़ी और देर तक हिम्मत रखने के लिए कहता है। वहां जो इंसान भागता हुआ आया था वो और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी था, जो पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका था। आखिरकार मिकी की तरह हमारे इस लड़के के पास इतनी ज्यादा स्टैमिना जो नहीं थी। वहां का ये खौफनाक और अजीब सा नजारा देखकर वो लूका को एक बहुत ही अजीब सी और नर्वस स्माइल देता है और कहता है कि हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल ही गलत टाइम पर यहाँ आ गया है। अपने अंदर कूट कूट कर भरे घमंड के साथ लूका कहता है कि नहीं, तुम्हारी टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट है, और फिर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। हमारा हीरो एक बहुत ही बेवकूफों वाली हंसी हंसता है और ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अपना बचा खुचा पेशेंस खोते हुए लूका कहता है कि इस तरह बेवकूफ बनने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्टिंग करने गया तो सच में भूखा मर जाएगा। मतलब ये खूनी जालिम अब दूसरों को एक्टिंग सिखाएगा। हमारा एमसी तुरंत नोटिस कर लेता है कि लूका का ये बर्ताव सच में बहुत ज्यादा अजीब है, पर वो ब्लॉन्डी उसे कहता है कि वो इतना ज्यादा टेंशन ना ले। एक पल के लिए एमसी को मिकी की इस हालत पर बहुत बुरा लगता है, पर अभी के लिए उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वहां से अपनी जान बचाकर भागना था। आखिरकार जान है तो जहान है ना मेरे भाई। पर अचानक से लूका अपनी उस नई ताकत को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। हमारा बेचारा एमसी एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी के अंदर फंस जाता है और हैरानी से सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये ताकत तो इंसान की विल यानी इच्छा शक्ति का एक फिजिकल फॉर्म है, जो एक ऐसी जॉब है जो लूका के पास तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। एक बहुत ही घमंडी और जीत वाले एटीट्यूड के साथ वो साइको कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि एमसी उसकी जगह चुराने की कोशिश कर रहा है, पर उस बेवकूफ लड़के ने मिकी की उस रैंक एस एबिलिटी को देखने की जहमत तक नहीं उठाई। एमसी की कंफ्यूजन एकदम असली थी, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि मिकी रैंक एस की प्लेयर है, और ये जगह चुराने वाली बात तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि आखिर ये लूका बक क्या रहा है। और फिर लूका एक ऐसा बम फोड़ता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो बताता है कि इस डंजन के इतना ज्यादा बदलने की असली वजह यह है कि वो दोनों के दोनों टाइम ट्रैवलर्स हैं, और उन दोनों के एक साथ यहाँ होने की वजह से ही इस डंजन की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनते ही एमसी के दिमाग के सारे तार जुड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये घटिया और नीच लूका भी उसी की तरह एक टाइम ट्रैवलर है, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि इस कमीने को शुरुआत से ही पता था कि वो क्या कर रहा है। और अगर इस बारे में गहराई से सोचा जाए तो दुनिया में कई तरह के पागल और खतरनाक प्लेयर्स मौजूद हैं। कुछ को तो चलती फिरती तबाही तक माना जाता है। क्योंकि हमारे एमसी को लूका की असली एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो अब जाकर उसे ये सारी कहानी एकदम शीशे की तरह साफ साफ समझ आने लगी थी। उसके ख्यालों की ट्रेन को बीच में ही रोकते हुए वो ब्लॉन्डी उससे पूछता है कि आखिर उसका असली मकसद क्या है। क्या उसे स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर वो क्लियरेंस बोनस चाहिए। हमारा छोटा एमसी तुरंत कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे किसी भी तरह सुजुको के यहाँ पहुंचने तक बस थोड़ा सा टाइम खरीदना है। अपने अंदर के विलेन वाले कैरेक्टर को बाहर लाते हुए वो लड़का कहता है कि उसे सच में बहुत हैरानी हो रही है कि लूका ने ये सब इतनी आसानी से पता लगा लिया, और वो ये बात मान लेता है कि ये सब उसी की गलती थी। उसका ये झूठा जवाब सुनकर लूका को बहुत मजा आता है और वो कहता है कि अब जाकर हम दोनों एकदम असली वाली बात कर रहे हैं। हमारा हीरो वहीं खड़े खड़े एक पूरी की पूरी झूठी कहानी बना डालता है कि उसने जानबूझकर एक दूसरे मसीहा के डंजन में एंट्री मारी ताकि वो इसकी डिफिकल्टी को बढ़ा सके, और जाहिरा तौर पर उस बोनस की वैल्यू को भी। एक बहुत ही पागल और साइको वाली स्माइल के साथ वो ब्लॉन्डी ताना मारता है कि एमसी अपने इस मास्टर प्लान के काम कर जाने पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। पर मन ही मन हमारा एमसी हंस रहा था और सोच रहा था कि ये बेवकूफ तो मेरी एक एक बात पर यकीन कर रहा है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो इंसान मुझे कह रहा था कि मैं एक बहुत ही घटिया एक्टर हूँ, वो खुद मेरे बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। अपनी बाहें फैलाते हुए हमारा हीरो जोर से हंसता है और कहता है कि इस ब्लॉन्डी को तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ये डंजन अब और भी ज्यादा मजेदार और एक्साइटिंग हो गया है।
लूका भी अपनी बेवकूफ़ी में हामी भरते हुए कहता है कि सच में यहाँ तक कि उस बोनस की वैल्यू भी एक बार फिर से बदल चुकी है। ये पूरा नज़ारा देखकर हमारा एमसी सोचता है कि ये ब्लॉन्डी सच में एक नंबर का बेवकूफ़ और गधा है। उसने शायद ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मिकी अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। अपनी आंखों में गुस्से की आग लिए वो लड़की उन दोनों को घूरती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों इस पूरे खेल में एक साथ मिले हुए थे, और वो उन दोनों को पूरी तरह से पागल और सनकी कहती है। अपना बचा खुचा पेशेंस खोते हुए लूका उस औरत को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और ताना मारता है कि ये जगह उसके फालतू के ओपिनियन देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसका ये रिएक्शन देखकर हमारा छोटा एमसी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचता है कि यार मिकी ने तो सच में मेरी इस झूठी एक्टिंग को एकदम सीरियस ले लिया है। ठीक उसी पल सिस्टम अनाउंस करता है कि लेवल एस का जॉब कार्ड सक्सेसफुली हासिल कर लिया गया है। अपनी बची खुची ताकत भी खो देने के बाद मिकी एक बार फिर से जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उस चमकते हुए कार्ड को अपने हाथ में लेकर वो ब्लॉन्डी सोचता है कि ये एबिलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है और किसी एनपीसी से इसे चुराना किसी प्लेयर के अवेकन होने का इंतजार करने से कहीं ज्यादा आसान है। पूरी तरह से एक्साइटेड होकर वो लालची जालिम उस एबिलिटी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। पर अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ही भयंकर गड़बड़ हो गई है। असल में ऐसा नहीं था। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो हैरानी के थे, क्योंकि कोई बहुत ही भयानक चीज तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। हर तरफ से वो खूंखार मॉन्स्टर्स और उसके वो पुराने पजेस्ट साथी पूरी स्पीड से हमला करने के लिए दौड़ रहे थे। अब जाकर हमें फाइनली पता चलता है कि वो कंट्रोल की गई टीम्स की पलटन आखिर छिपकर कहाँ बैठी थी। उस भयानक मॉन्स्टर्स की भीड़ को देखकर लूका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो तुरंत हमारे लड़के के सामने एक छोटी सी अलायंस या डील का प्रपोजल रखता है। पर हमारा एमसी तो बस कुछ ना जानने का नाटक कर रहा था। एमसी को ऐसे इग्नोर करते देख लूका गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि आखिरकार हमारा छोटा एमसी बस यही सब कर सकता है, एक छोटे बच्चे की तरह बेवकूफों वाली हरकतें। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर्स की भीड़ से बचने के लिए उस पल भर की अलायंस पर कुछ कमेंट भी करता है, पर वो जालिम लूका एक बहुत ही सार्कास्टिक और घटिया सी टोन में जवाब देता है कि सपने देखते रहो, और बिना एक भी पल सोचे वो धोखेबाज अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे एमसी पर एक जानलेवा हमला कर देता है। और भाई सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसका वो हमला सीधे जाकर हमारे एमसी को लग भी जाता है। उस जोरदार हमले की वजह से उड़े धूल और मिट्टी के गुबार के बाद वो धुआं धीरे धीरे छंटने लगता है और फिर हमें एमसी के पास एक बहुत ही विशाल और खौफनाक परछाई दिखाई देती है जिसने किसी को हवा में टांग रखा था। बुरी तरह तड़पते और घबराते हुए लूका जोर जोर से चीखने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, और वो चिल्लाकर कहता है कि वो इस कहानी का मसीहा है, मेन कैरेक्टर है, और उसे तुरंत नीचे उतार दिया जाए। अपने चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और खौफनाक स्माइल लिए सुजुको उसे जवाब देती है कि उसे किसी फालतू मसीहा की कोई जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे डैडी को ढूंढने आई है। पूरी तरह से कंफ्यूज होकर लूका पूछता है कि आखिर उसका डैडी है कौन, और फिर जैसे ही उसकी नजर एमसी पर पड़ती है उसे पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाती है कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल लिए और अपना अंगूठा दिखाते हुए हमारा हीरो खुशी से कंफर्म करता है कि हाँ बेटा, वो डैडी मैं ही हूँ। ये एहसास होते ही कि वो अब एक बहुत ही गहरी और जानलेवा मुसीबत में फंस चुका है, लूका डर के मारे पैनिक करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो उस अलायंस के लिए तैयार है और वो इस डंजन को क्लियर करने में उनकी मदद करेगा। पर हमारी सुजुको को उसकी इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं था और वो उसे और भी ज्यादा जोर से जमीन पर पटक देती है, जिससे लूका का पूरा गुरूर और हड्डियां एक साथ टूट जाती हैं। इस फालतू सी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद सुजुको अपने डैडी से बहुत ही मासूमियत से कहती है कि अब उसे नींद आ रही है। हमारा एमसी भी प्यार से हाँ में सिर हिलाता है, पर कहता है कि सोने से पहले उन्हें बस एक छोटा सा काम और करना है। बहुत ही प्यार और नरमी से वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो उन सभी मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अपने चेहरे पर एक छोटी सी और डरावनी स्माइल लाते हुए वो जवाब देती है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी मीठी नींद से पहले ये उसके लिए एक बहुत ही टेस्टी और छोटा सा स्नैक होगा। अब यार इसके आगे वहां क्या तबाही मची होगी इसका अंदाजा तो तुम लोग खुद ही लगा सकते हो, है ना। उसने लिटरली उन सारे खूंखार मॉन्स्टर्स की चटनी बना दी। वो उन सबको बहुत ही बुरी तरह से पीटती है, जमीन पर पटकती है और उनमें से कुछ को तो मजे से खा भी जाती है। और जब वो छोटी साइको ये सारा बवाल और तबाही मचा रही थी तो हमारा छोटा एमसी बस यही सोचकर खुश हो रहा था कि चलो कम से कम एक अच्छी खबर ये है कि उन्हें अभी तक इस डंजन का असली बॉस नहीं मिला है, तो वो लोग यहाँ से चुपचाप अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं।
इस पूरी अफरा तफरी और तबाही के बीच एमसी को अचानक अपनी उस घायल साथी यानी मिकी की याद आती है और वो पागलों की तरह भागकर उसके पास जाता है। भाई साहब, उस बेचारी लड़की की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। वो अभी तक मरी तो नहीं थी, पर समझो बस मरने ही वाली थी। एमसी को एहसास होता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो हालात सच में बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, एमसी को मिकी के चेहरे पर कुछ बहुत ही अजीब सा नोटिस होता है। मिकी का चेहरा सच में पहले से एकदम अलग और अजीब लग रहा था। ठीक उसी पल हमारी सुजुको अपना वो खौफनाक स्नैक खत्म कर लेती है और एमसी के पास आती है, जिससे एमसी का ध्यान मिकी से हटकर उसकी तरफ चला जाता है। उसके करीब आते ही वो फिर से बहुत ही मासूमियत से उसे डैडी कहकर बुलाती है। जब एमसी उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो विशाल क्रिएचर उसे अपने एक बहुत ही बड़े से हाथ में लपेट लेती है और उसे बताती है कि उसने इस पूरे एरिया को अच्छे से साफ कर दिया है। एमसी को एक बहुत ही कसकर भालू वाला हक देते हुए वो कहती है कि उसे अब बहुत जोरों की नींद आ रही है, पर वो अपने डैडी को प्रोटेक्ट करना बंद नहीं करेगी, इसलिए उसे बस चुपचाप उसके साथ वहीं रहना चाहिए। हमारा बेचारा हीरो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे नींद ने उसे किसी भारी भरकम ट्रक की तरह हिट किया हो। पूरी तरह से कंफ्यूज होकर एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को अचानक हो क्या गया है। मतलब यार, सुजुको भी अब बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी, और इन सब अजीब चीजों के ऊपर एक और बात, वहां आसपास मौजूद सारे मॉन्स्टर्स जहां थे वहीं के वहीं एकदम बर्फ की तरह जम चुके थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो खौफनाक श्राप जो इतनी देर से उसकी जान के पीछे पड़ा था, वो जाने कहां अचानक से हवा में गायब हो गया। तभी बिना किसी वार्निंग के उसके ठीक सामने जमीन फाड़कर एक बहुत ही विशाल और खौफनाक जड़ बाहर निकल आती है। बस कुछ ही सेकंड्स में वो अजीब सी जड़ एक बहुत ही डरावने और शैतानी फूल में बदल जाती है। वो खौफनाक फूल एमसी को देखकर ताना मारते हुए कहता है कि इस लड़के पर उसकी उस जादुई और नशीली महक का कोई असर नहीं हुआ, और यही बात इस चीज को कंफर्म करती है कि आखिर क्यों वो छोटी मॉन्स्टर इसे अपना डैडी कहकर बुलाती है। ये सुनते ही एमसी के दिमाग की बत्ती तुरंत जल जाती है। उसे एक ही झटके में सारी बात समझ आ जाती है कि ये अजीब सा फूल ही इस ब्लैक फॉरेस्ट का असली बॉस है। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो अब एमसी की सच में बहुत बुरी तरह से वॉट लगने वाली है, खासकर तब जब उसकी इकलौती बॉडीगार्ड सुजुको मजे से खर्राटे मार रही हो। जब वो डर के मारे फुल पैनिक कर रहा था, तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है जो अनाउंस करती है कि सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और सुजुको की कोई एक रैंडम स्किल एमसी के इस्तेमाल करने के लिए सिलेक्ट की जाएगी। और फिर फाइनली उस कमबख्त बॉस की असली पहचान भी सबके सामने आ ही जाती है। वो बॉस एक विस्परिंग फ्लावर यानी फुसफुसाने वाला फूल था, जो एक एडवांस्ड रैंक सी का मॉन्स्टर था। अपने अंदर कूट कूट कर भरे घमंड के साथ वो शैतानी फूल ऐलान करता है कि अब से वो दोनों सिर्फ और सिर्फ उसके शिकार हैं। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हमारा एमसी, जो कोई बेवकूफ तो था नहीं, तुरंत अपनी उस नई कॉपी की हुई स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जो असल में सुजुको की कैम्फ्लाज यानी छिपने वाली ताकत थी। जैसे ही उसका शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, वो बाल बाल बचते हुए उस बॉस के खौफनाक चंगुल से बाहर निकल भागता है। एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेते हुए उस लड़के को एहसास होता है कि चलो, भागने का ये प्लान काम तो कर गया। पर तभी उसके दिल और दिमाग पर एक बहुत ही भारी बोझ आन पड़ता है। सुजुको का क्या होगा? क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए सुजुको को इस खौफनाक मॉन्स्टर के पास ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा? पर वो खतरनाक बॉस एक बहुत ही शांत और डरावनी आवाज में ठीक उसके बगल में प्रकट हो जाता है और उसे वार्न करते हुए कहता है कि अब यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो क्रिएचर फिर उसे समझाता है कि इस पूरे जंगल में मौजूद हर एक पौधा और पेड़ असल में उसी की आंखें हैं, जिसकी वजह से यहाँ से बचकर भागना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और हालात को और भी ज्यादा बदतर बनाने के लिए उस फूल की जो नशीली महक एमसी ने सांस के जरिए अपने अंदर ली थी, वो अभी भी उसके पूरे शरीर में दौड़ रही है, जो उस बॉस के लिए एक एकदम परफेक्ट ट्रैकर का काम कर रही है। जब ये भयानक सच्चाई एमसी के सामने आती है तो उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि अब वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका है और अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। कोई और ऑप्शन ना बचने पर वो हिम्मत करके पूछता है कि आखिर इस बॉस को चाहिए क्या। पर वो क्रिएचर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और गहरी नींद में सो रही सुजुको के पास चला जाता है। वो शैतानी फूल उस छोटी मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये शांत रहते हुए कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है।
एक बहुत ही खौफनाक और डरावने लहजे में वो क्रिएचर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये छोटी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा क्यूट और ताकतवर है, बिल्कुल उसी की तरह। हमारे एएमसी के दिमाग के सारे तार अब जाकर जुड़ने लगते हैं और वो सीधा पूछता है कि क्या उसका असली मकसद सुजुको को निगलना है। उसे समझ आ चुका था कि शुरुआत से ही वो छोटी मॉन्स्टर ही इस खौफनाक बॉस का असली टारगेट थी। और एमसी के इस डर को सच साबित करते हुए वो बॉस कंफर्म करता है कि हाँ, वो सही कह रहा है। वो शैतानी फूल एक बहुत ही खौफनाक राज खोलते हुए बताता है कि अतीत में उसने सुजुको की एक आंख खा ली थी और उसी आंख की वजह से उसे ये इंटेलिजेंस और सोचने समझने की ताकत मिली है। और अब उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनने और अपने उस बॉस का फेवर वापस पाने के लिए अपनी इस शानदार दावत को कंटिन्यू करना ही होगा। पूरी तरह से कंफ्यूज होकर हमारा बेचारा एमसी पूछता है कि भाई फेवर, और वो भी किसका? आखिर ये इंसान है कौन जिसके बारे में वो बार बार इतनी बातें कर रही है, और क्या वो सच में कोई इंसान है भी या नहीं? ये सवाल सुनते ही वो खौफनाक बॉस गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाती है और एमसी को एकदम कड़क वार्निंग देती है कि वो उस रहस्यमयी हस्ती की बेइज्जती करने की जुर्रत बिल्कुल भी ना करे। वो उसे नीचा दिखाते हुए ताना मारती है कि हमारा हीरो उस महान हस्ती के सामने एक मामूली से कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लिटरली उसकी कोई औकात ही नहीं है। और फिर फाइनली वो उस रहस्यमयी नाम का खुलासा कर ही देती है। वो किसी और की नहीं बल्कि मॉन्स्टर क्रिएटर की बात कर रही थी। पूरी नफरत और घमंड के साथ वो क्रिएचर एमसी पर सीधा इल्जाम लगाती है और कहती है कि क्योंकि उसने एक मॉन्स्टर को अपने पास पाल रखा है, इसलिए वो और कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ा धोखेबाज और इम्पोस्टर है। हमारा लड़का पूरी तरह हैरान होकर पूछता है कि भाई उसे कैसे पता चला कि वो एक गार्जियन है, और सबसे बड़ी बात वो उसे एक झूठा इम्पोस्टर क्यों बुला रही है। वो शैतानी फूल वाला बॉस उसे एक्सप्लेन करती है कि सुजुको असल में उसी महान मॉन्स्टर क्रिएटर की असली बेटी है, पर फिर भी वो इस मामूली से एमसी को डैडी कहकर बुलाती है। उस फूल के हिसाब से ये बहुत ही घटिया और बेवकूफ़ी भरी बात है कि एक मामूली सा लड़का किसी इतने ताकतवर मॉन्स्टर को अपने इशारों पर नचा रहा है, क्योंकि ये साफ साफ दिखाता है कि वो असली क्रिएटर की सस्ती नकल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो एक ऐसा खौफनाक बम फोड़ती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बताती है कि इंसानों को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था इन मॉन्स्टर्स की देखभाल करना। इंसानों की जिंदगी का हमेशा से सिर्फ एक ही गोल रहा है, और वो है इन मॉन्स्टर्स के लिए एक छोटा सा और टेस्टी स्नैक बनना। मतलब भाई साहब, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, लिटरली हमें बस मॉन्स्टर्स के टिफिन बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी बड़ी बेइज्जती है यार। ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर हमारा एमसी चिल्लाकर पूछता है कि इस कमबख्त चीज ने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। उसके इस तगड़े रिएक्शन को देखकर वो खौफनाक फूल थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है और नोटिस करती है कि इस लड़के में तो सच में कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ है। ये देखकर कि ये लड़का काफी चालाक और स्मार्ट है, वो उसके सामने एक डील या ऑफर रखती है। वो कहती है कि अगर वो आज से उसका गुलाम बन जाए तो शायद वो उसकी जान बख्श दे और उसे अपना टेस्टी खाना ना बनाए। हमारा हीरो एक बहुत ही कूल सी स्माइल देता है और कहता है कि सच कहूं तो ये ऑफर सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। पर उसका जवाब एकदम सीधा और सिंपल था कि तुम अपने इस घटिया ऑफर को अपने पास ही रखो, मुझे कोई शौक नहीं है गुलाम बनने का। एमसी का ये स्वैग देखकर वो बॉस लिटरली इम्प्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा निडर और हिम्मत वाला है। पर वो धमकी देती है कि अगर उसे यही मौत चाहिए तो अब वो भी उस दूसरी लड़की के साथ हमेशा के लिए मारा जाएगा। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो अपनी खौफनाक बेलों और लताओं के साथ एमसी पर एक बहुत ही जोरदार जानलेवा हमला कर देती है। पलक झपकते ही हमारा लड़का उस हमले से बाल बाल बच निकलता है, पर वो कमबख्त बेल फिर भी उसके चेहरे को हल्का सा छीलते हुए हवा में निकल जाती है। चारों तरफ से हो रहे उन जानलेवा हमलों के बावजूद वो लड़का अपनी पूरी जान लगाकर उन सब से बचने की जी तोड़ कोशिश करता रहता है। ठीक उसी पल सिस्टम की स्क्रीन उसे वार्निंग देती है कि उसका ये छिपने वाला कैमफ्लाज अब सिर्फ 10 मिनट तक ही टिक पाएगा। अपनी इस ताकत को खत्म होते देख उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि अब उसे किसी भी हालत में सुजुको को उसकी उस मीठी नींद से जगाना ही होगा, क्योंकि भाई अगर सुजुको नहीं उठी तो आज रात के डिनर में उन दोनों का ही मेनू सेट होने वाला है। इसके बाद वो खौफनाक बॉस अपने बाकी चमचों को बुलाती है और उन्हें एमसी को जिंदा पकड़ने का आर्डर देती है। आर्डर मिलते ही वो मॉन्स्टर्स और पजेस्ड इंसानों की पूरी खूंखार फौज एक बार फिर से एमसी की तरफ बढ़ने लगती है। उस भयानक भीड़ को अपनी तरफ आता देख एमसी पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है और डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाता है। उसे अच्छे से पता था कि अब हालात सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और जान पर बन आई है। अब उसके दुश्मन सिर्फ उसके पीछे ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने भी आ खड़े हुए थे।
इस पूरी तबाही और अफरा तफरी के बीच एमसी की नजर अचानक जमीन पर पड़े हुए लूका के शरीर पर पड़ती है और उसके ठीक बगल में उसका वो लेवल एस वाला जॉब कार्ड पड़ा हुआ था। उसके दिमाग में तुरंत एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो बेवकूफ लूका इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता था तो वो क्यों नहीं कर सकता भाई। और बिना कुछ भी ज्यादा सोचे वो तेजी से भागता है और उस छोटे से सुनहरे कार्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। एक सिस्टम स्क्रीन अनाउंस करती है कि लेवल एस का कार्ड सक्सेसफुली हासिल कर लिया गया है, पर बदकिस्मती से इस कार्ड को अवेकन करना एमसी के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। गुस्से से पागल होकर वो लड़का सोचता है कि यार ये सिस्टम पक्का मेरे साथ कोई बहुत ही भद्दा और घटिया मजाक कर रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और हालात को बद से बदतर बनाने के लिए सिस्टम उसे एक और जोरदार झटका देता है और अनाउंस करता है कि उसका वो कैमफ्लेज का टाइम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हमारा छोटा एमसी वापस अपने नॉर्मल रूप में आ रहा था। वो पूरी तरह से सबके सामने विजिबल और एकदम निहत्था हो चुका था। वो खूंखार क्रिएचर्स जो अब तक सिर्फ उसे महसूस कर पा रहे थे, अब उसे अपनी आंखों से एकदम साफ साफ देख सकते थे। चारों तरफ से बुरी तरह घिरे होने के बावजूद उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो सुजुको की ताकतों का इस्तेमाल करने की एक आखिरी और डेस्परेट कोशिश में फिर से अपना सिंक्रोनाइजेशन एक्टिवेट कर देता है। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक एक खौफनाक लाल रंग में बदलने लगती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि आई ऑफ ट्रुथ यानी सच देखने वाली आंख को एक्टिवेट किया जा रहा है। उस बॉस को ये पूरी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अजीब लगती है क्योंकि उसे याद आता है कि सुजुको की एक आंख तो उसी के पास है। और यार यहाँ सबसे डरावनी और अजीब बात तो ये थी कि यही वो असली वजह थी कि हमारी उस छोटी मॉन्स्टर की एक आंख हमेशा ढकी क्यों रहती है, क्योंकि उसने अपनी वो आंख इस कमबख्त फूल के हाथों खो दी थी। उसका मजाक उड़ाते हुए वो क्रिएचर पूछती है कि क्या वो सच में फिर से अपनी जान बचाने के लिए सुजुको की उसी एबिलिटी के भरोसे बैठा है, और वो उसे वार्न करती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। अचानक से उस फूल वाले बॉस की खौफनाक ताकत की वजह से एमसी को अपने सिर में एक बहुत ही भयंकर और ना बर्दाश्त होने वाला दर्द महसूस होने लगता है। सिस्टम उसे रिपोर्ट देता है कि उसका वो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही जबरदस्ती और बुरी तरह से बीच में ही रोका जा रहा है।